गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर 11 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स के 3 लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स लॉज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, जैसे कि जड़त्व का गुण, जिसे हम इनर्शिया भी बोलते हैं। देखिए, जड़त्व का गुण क्या कहता है? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, और अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि वस्तु अपनी स्थिति में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। क्लियर? ऑब्जेक्ट cannot change its state without external force, यानी वस्तु को अपनी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए किसी तरह के बल को लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है हमारा संवेग। संवेग क्या होता है? किसी भी वस्तु में संवेग तब आता है जब उस पर उसके अंदर वेग आता है, और किसी भी वस्तु में वेग कब आएगा, यानी कोई वस्तु गति कब करेगा? जब उस पर बाहरी बल लगेगा। क्लियर? ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसके अंदर वेग आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, आप उसमें कोई बाहरी बल लगाएंगे तो उसके अंदर वेग आएगा, और जब किसी वस्तु में वेग आता है तो उसके अंदर संवेग आता है। क्लियर? तो किसी भी वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, या हम बोल सकते हैं उस वस्तु का जो द्रव्यमान है और जो वेग है उनका गुणनफल। तो बेसिकली आपका संवेग का फॉर्मूला बनता है m मल्टीप्लाई बाय v। अब अगर हमें संवेग की इकाई निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? किसी भी क्वांटिटी की आपको इकाई निकालनी हो तो आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है m मल्टीप्लाई बाय v। द्रव्यमान की इकाई MKS में होती है kg, वेग की होती है मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये हो गया मीटर kg पर सेकेंड। अभी न्यूटन सेकेंड में कैसे कन्वर्ट हुआ? देखिए, आप यहाँ पे सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड से डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगी न्यूटन से, तो आपका आ गया न्यूटन सेकेंड। इसी तरीके से CGS सिस्टम में आप क्या करेंगे? वेग की इकाई होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड और मास की इकाई होती है ग्राम। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख रखा है, यहाँ पे ग्राम लिख दिया, इधर सेंटीमीटर लिख दिया। तो ये आप कन्वर्ट करेंगे तो डाइन आ जाएगा, डाइन पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट हम न्यूटन्स लॉज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ देखिए, न्यूटन का हर लॉ किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम किस पर बेस्ड है? जड़त्व के गुण पे, यानी इनर्शिया पे। तो क्या कहता है? ये कहता है कि एवरी बॉडी continues in its state of rest or motion in a straight line except in so far as it changed by external force. क्लियर? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लगेगा। क्लियर? तो सिंपल जड़त्व का गुण भी यही कहता है कि वस्तु अपनी स्थिति में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। क्लियर? देखिए, जैसे ये बॉल है, अगर ये रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि मैं इस पर बाहरी बल नहीं लगाऊंगी। पर अगर मैं बाहरी बल लगाऊंगी यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी तो इसकी स्टेट यहाँ चेंज हो गई, यहाँ पर आ गई बॉल, और अब ये गति करती रहेगी जब तक कि मैं इसे रोकूंगी नहीं। क्लियर? तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज तब होगी जब एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा है तो वो टेबल पे रखा रहेगा, यानी वो विराम अवस्था में है।
जब तक कि आप उस, ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने किसी टेबल पे ग्लास रखा है तो जब तक आप बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक उस ग्लास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्लियर? तो ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल। आप इस डायग्राम से भी क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर कोई बॉल रखिए तो बॉल रखी रहेगी, पर अगर इस पे किक लगाई तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गई विथ कांस्टेंट स्पीड। क्लियर? तो ये क्या हो गया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम। देखिए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the impressed force and takes place in the direction of a straight line in which force act। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम ये कहता है कि जो संवेग की दर है, देखिए जब भी दर की बात आती है यानी कि वो टाइम से डिवाइड हो जाता है। संवेग की दर किसके प्रोपोर्शनल होगी? संवेग की दर प्रोपोर्शनल होगी उस बाहरी बल के जिसके कारण उस वस्तु में गति आ रही है। क्लियर? इसलिए m मल्टीप्लाई बाय v अपॉन टी इज प्रोपोर्शनल टू p, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्लियर? अब इसमें अगर हम देखें अल्टीमेटली क्या होगा, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगी तो इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, यानी बराबर का साइन आएगा। और जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो बराबर के साइन के साथ एक कांस्टेंट आता है। सपोज कीजिए वो कांस्टेंट है लैम्डा, तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाय m और v अपॉन टी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब आपको सबको बताए कि वेग बटा समय क्या होता है? त्वरण, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो लैम्डा m और f हो गया आपका एक्सेलरेशन। अगर लैम्डा 1 है तो आपका p कितना आ गया? mf। यानी फाइनली आपका न्यूटन की गति का दूसरा नियम ये कहता है कि जो भी बाहरी बल लग रहा है वो किसके बराबर होता है? जो वस्तु का द्रव्यमान है और उसके त्वरण के, mf। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर हम ये फॉर्मूला बहुत यूज़ करेंगे। हम mf वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और m मल्टीप्लाई बाय v बटा t p इज इक्वल टू लैम्डा दिस, हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप ये एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। न्यूटन की गति का दूसरे नियम का एक एग्जाम्पल है जो कि है ये। देखिए, अगर आप इसको मूव करने के लिए एक फोर्स लगा रहे हैं, इस मास को मूव करने के लिए, तो इसके अंदर वेग उत्पन्न हो रहा है। वेग उत्पन्न हो रहा है तो यानी स्पीड चेंज हो रही है, वेग चेंज हो रहा है तो यानी त्वरण आ रहा है। तो आपका न्यूटन की गति का पहला नियम क्या बोलता है? F यानी जो फोर्स लग रहा है P इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय F यानी एक्सेलरेशन। अगर आप और फोर्स लगाएंगे तो इसमें और एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो यही कहता है न्यूटन की गति का पहला नियम। इसीलिए ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है, बल प्रोपोर्शनल होता है किसके? m मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके अंदर, अगर आप देखेंगे p इज इक्वल टू एम एफ आ गया। अब त्वरण दो तरह का होता है। अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण होगा, यानी एक्सेलरेटिंग फोर्स है, उस फोर्स को हम बोलेंगे एक्सेलरेटिंग फोर्स, यानी गति उत्पादक बल। क्लियर? और अगर कोई फोर्स वस्तु की वेग को कम कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे डी एक्सेलरेटिंग फोर्स, यानी कि मंदन उत्पन्न कर रहा है वो। क्लियर? अब अगर हमें इकाई निकालनी है यानी यूनिट निकालनी है फोर्स की, तो आप कैसे करेंगे? P इज इक्वल टू एम एफ। अब इकाई निकालने के लिए मैं सीजे सिस्टम के अंदर जाती हूँ, तो फोर्स होता है डाइन, और डाइन किसके बराबर होता है? मास की इकाई है ग्राम और त्वरण की इकाई है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
CGS सिस्टम के अंदर, क्लियर। और MKS विच इज़ इक्वल टू 19, ठीक है। और MKS सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो मास की इकाई है किलोग्राम और त्वरण की इकाई क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनिट ऑफ फोर्स, क्लियर। इसमें थर्ड लॉ, न्यूटन की गति का तीसरा नियम बहुत ही सिंपल है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम ये कहता है कि हर क्रिया के विपरीत एवं समान एक प्रतिक्रिया होगी, यानी टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पे बेस्ड है ये। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप देखें, देखिए ये एक बुक है, ये टेबल पे रखी हुई है, ठीक है। तो बुक टेबल पे रखी हुई है, दिस इज एक्शन, मतलब बुक का जो भार है वो टेबल पे रखा हुआ है, वो नीचे की तरफ लगता है, तो ये हो गई ये क्रिया। और टेबल बुक के रखने की वजह से टूटी नहीं, यानी कि टेबल बुक को सपोर्ट कर रही है, तो ये हो गया टेबल का रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन है यानी प्रतिक्रिया है, और ये है क्रिया। तो हर क्रिया के विपरीत एक समान और बराबर, समान और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, क्लियर। तो ये आपका होता है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो फर्स्ट लॉ जो हमारा था न्यूटन की गति का, वो बेस्ड था जड़त्व के गुण पे। सेकंड लॉ जो हमारा है न्यूटन का, वो बेस्ड है संवेग पे, यानी मोमेंटम पे। और जो थर्ड लॉ है हमारा न्यूटन का, वो बेस्ड है क्रिया और प्रतिक्रिया पे। तो ये बहुत सिंपल है और ये तीनों आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। तो आप अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप ऑब्जेक्टिव जो भी आएंगे इनसे रिलेटेड उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।